इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रा पढ़ा था, एटॉमिक नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मोशन के बाद इसमें है वो। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक कौन सा पढ़ा था? लिसन लिसन लिसन, मैं ही बताता हूँ इधर से। हमने पहले पढ़ा वेव का डेफिनेशन, देन वी मूव ऑन टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी। उसके बाद हमने वेव मोशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके। उसमें हमने वो वेव लेंथ डिस्कस किया, टाइम पीरियड डिस्कस किया, फ्रीक्वेंसी डिस्कस किया, वेव नंबर डिस्कस किया, स्पीड ऑफ द वेव डिस्कस किया। और उसके बाद रिलेशनशिप भी हमने डिस्कस किया, वो जो फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ और स्पीड पे होता है। क्लियर है ना? देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है ना? इट्स अ सीरीज या अरेंजमेंट ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग वेवलेंथ्स। क्लियर ना? हमारे पास बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। लेट मी राइट वो मेमोरी एड होता है ना जिसे आप याद रखते हो। इट्स लाइक दिस: रॉल्स मदर इज विजिटिंग अंकल Xavier's garden. Clear? This is the memory aid for the spectrum. Clear how to write the spectrum? इसका R means radio, इसका M means micro, इसका I means infrared, V means visible, visible जो हमें लाइट ये कलर्स दिखते हैं वेब के यार। नेक्स्ट अल्ट्रा वायलेट, यूवी, एक्स रेज, गामा रेज। ये जो अरेंजमेंट है ना, ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट फॉलो करते हैं। इंफ्रारेड जो होती है वो फील होती है कि नहीं होती? फील होती है ना। देखो यहाँ पे विजिबल, इट्स लाइक दिस: VIBGYOR, क्योंकि ये हमें डिटेल में पढ़ना होता है, दैट्स व्हाई आई रोट इट लाइक दिस। रेड ऊपर आएगा, उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। क्लियर है ना? डन विद दिस? ठीक है। जितना आप टॉप से बॉटम आओगे ना, यहाँ पे क्या होता है, इसका लैम्डा डिक्रीजेस। क्लियर है ना? लेट मी राइट प्रॉपरली, लैम्डा डिक्रीजेस। बट टॉप से बॉटम जाने पे अगर लैम्डा डिक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। उल्टा बोलूं तो वो तो समझ आएगा। क्लियर ना? दैट मीन्स एमंग द विजिबल कलर्स, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, वायलेट का वेवलेंथ कम होता है। बट रेड का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वायलेट का फ्रीक्वेंसी कम है। एक और चीज, देयर इज वन मोर रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। क्लियर है ना? दैट मीन्स एमंग ऑल द कलर्स किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है? फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा होता है? वायलेट का। फ्रीक्वेंसी वायलेट का ज्यादा है तो इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी कहाँ से इंक्रीज होगी? टॉप से बॉटम। और decrease? क्लियर? ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है ना, अरेंजिंग द EM waves on the basis of their decreasing wavelengths या on the basis of increasing wavelengths। सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेड। हाँ जी, that's why it travels more distance। वो स्कैटरिंग लॉ अप्लाई करता था, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द ये लैम्डा का रेज पावर 4। Are we clear till now? This arrangement of the electromagnetic waves on the basis of their decreasing wavelengths is known as electromagnetic spectrum. Write down the line. The arrangement of electromagnetic radiations, yeah, the arrangement of different electromagnetic radiations on the basis of the arrangement of different electromagnetic radiations on the basis of decreasing wavelengths। कभी कभी इंक्रीजिंग भी लिखते हैं, डजेंट मैटर, हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग लिखा ना, सो इट्स सेम। ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ्स, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज, और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज, decreasing wavelength or increasing frequencies is known as electromagnetic spectrum, is known as electromagnetic spectrum। electromagnetic spectrum।
रेड का होता है 700 नैनोमीटर वेवलेंथ और वायलेट का होता है 400 नैनोमीटर, ठीक है, इनका वेवलेंथ। यू मे वांट टू रिमेंबर दिस, between 400 to 700 nanometers light is visible, 400 700 doesn't matter, ये फिक्स्ड नहीं है क्योंकि स्पेक्ट्रम चेंज होता रहता है ना थोड़ा, तो इट्स सेम, 450 लिखो 750 लिखो। डन विद दिस, ये समझ आया? You have to remember this memory aid. You can always remember this one. Clear na? I have done all radio micro infra, visible UV X और gamma. With time ये आपको याद हो जाएगा. Are we clear now? Next लिखो, next topic heading particle nature of electromagnetic radiations. Heading डाल दो particle nature of electromagnetic radiations. Clear? Particle nature of electromagnetic radiations. फाइन, देयर इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, लाइक वहाँ पे क्या बोलते थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं दे एमिट कंटिन्यूसली ये एनर्जी, क्लियर ना? उनका जो रेंज होता है एनर्जी का एमिशन का वो कंटिन्यूस होता है, क्लियर है ना? उस कंटिन्यूस से वो क्या बोलते थे कि इसका नेचर कौन सा है, वेव नेचर, क्लियर है ना? लेकिन ये जो वेव नेचर है ये कुछ ही फिनोमिना उसको एक्सप्लेन कर सका, लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, क्लियर है ना? बट कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ टॉपिक्स है, सपोज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है ना? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दूसरा है हमारे पास, दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो दो इफेक्ट्स है ये प्रॉपरली कौन एक्सप्लेन कर पा रहा है? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना? स्टार्टिंग में उन्होंने क्या बोला कि ये जो एनर्जी का एमिशन है किसी भी बॉडी से वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, लेकिन वो कंटिन्यूस नेचर उसका पार्टिकल नेचर के साथ रिलेशन नहीं आ रहा था, क्योंकि पार्टिकल नेचर उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कंटिन्यूस तभी होगा वो जब वो वेव नेचर फॉलो करेगा। अगर वो कंटिन्यूस नहीं है दैट मीन्स उसका वेव नेचर नहीं है। उसके लिए बहुत बड़े दो इफेक्ट्स दिए उन्होंने, एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो दो इफेक्ट्स है, दीज टू इफेक्ट्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थ्योरी ऑफ electromagnetic radiations. Clear? These two can be explained only on the basis of particle nature of electromagnetic radiations. Are we clear? ठीक है ना? फाइन, इसके साथ साथ हमें एक और पढ़ना है इसी का, उसको बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यू राइट फ्यू लाइंस। यहां तक समझ आया? स्टार्टिंग में जब वो बोल रहे थे ना, वो बात कर रहे थे, वो ऐसे बोल रहे थे कि ये जो बॉडीज हैं दे एमिट रेडिएशन इन द कंटिन्यूस फॉर्म, बट फिर बाद में देखा गया दीज टू इफेक्ट्स दे शो दैट एनर्जी इज नॉट इन द कंटिन्यूस फॉर्म, क्लियर है ना? इट्स इन द डिसकंटिन्यूस फॉर्म, इट्स इन द पैकेट्स, इट्स इन द क्वांटास एंड ऑल, क्लियर? तो वो चीज किसने एक्सप्लेन की? फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने। और ये चीजें किसके साथ फॉल कर रही है, किसको प्रूव कर रही है, किस ये नेचर को? पार्टिकल नेचर को। नहीं, ये डिस्कशन चल रहा था उस टाइम पे, ये वो ना सब साइड हो रहा था एट अ टाइम, एक पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है, ये चीज़ें एक साथ चल रही थी। प्लीज राइट डाउन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, the electromagnetic wave theory relied on the relied on the continuous generation of energy, relied on the continuous generation of energy। मतलब कोई भी बॉडी एनर्जी जब एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है वो कंटिन्यूसली कर रहा है, वैसे ये स्टेप बाय स्टेप नहीं करता, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता है, क्लियर है ना? आगे लिखो, फुल स्टॉप। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड, this can be explained by the phenomena, this can be explained by the phenomena such as diffraction and interference, such as diffraction and interference, diffraction, मैं समझाता हूँ diffraction क्या होता है, वेट। diffraction and interference, ये जो दो
प्रोसेसेस हैं, फिनोमेना है, दीज टू एक्सप्लेन द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। क्लियर है, वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन क्या होता है? इट्स द बेंडिंग ऑफ लाइट ओवर द शार्प एड्स। क्लियर है ना? सपोज यहाँ पे एक शार्प ये है एज है, ठीक है ना, आप यहाँ से टॉर्च इस पे मार रहे हो, क्लियर ना, ठीक है, टॉर्च मार रहे हो, तो टॉर्च का लाइट क्या कर रहा है, वो यहाँ पे जा रहा है और वो ऐसे चलना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे चलना चाहिए, और यहाँ पे तो ऑब्वियसली होगा। बट जब आप ये एज पे देखते हो ना, आपको अगर यहाँ पे आपने कोई चीज़ रखी होगी, सपोज आपने पेन रखा है यहाँ पे, क्या आपको वो पेन दिखेगा? डेफिनेटली दिखेगा। अच्छा, इस रूम में अगर मैं बल्ब वगैरह बंद करूँ, क्या इस रूम में लाइट होगी? बल्ब बंद करोगे, क्या इस रूम में लाइट होगी राइट नाउ? डेफिनेटली होगी। क्लियर? क्या यहाँ पे सनरेज फॉल हो रही है? कैसे? क्या सन इसको पॉइंट कर रहा है डायरेक्टली? नहीं। दैट मीन्स कुछ तो फिनोमेना हो रहा है। लेकिन वॉल है, हैव अ लुक हियर, सपोज ये वॉल है, सनरेज इसको यहाँ से फॉल कर रही है। क्लियर? सनरेज कहाँ जाने चाहिए? स्ट्रेट, बट वो बेंड होके कहाँ पे जाते हैं? रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाते हैं। क्लियर? ये तभी पॉसिबल है जब आप बोलोगे कि लाइट का वेव थ्योरी है। अगर पार्टिकल नेचर होता है ना, तो वो पार्टिकल सीधे जाते हैं। दैट मीन्स इसका वेव नेचर है, वो जो शार्प एज पे हिट करता है ना, वो बेंड हो जाता है। क्लियर है? ये आप 12th में डिटेल में पढ़ोगे, बेंडिंग ऑफ लाइट ओवर द शार्प एज। क्लियर है ना? इज दैट क्लियर? समझ आ रही है बात? यहाँ पे सनरेज डायरेक्टली फॉल नहीं कर रही है। ऐसा ऐसे देख लो, सुबह मॉर्निंग के टाइम पे जब सन रेज, अब सन अभी ये नहीं होता है राइज, क्लियर ना, मान लो ये बहुत बड़ा पहाड़ है ऐसे, ठीक है ना, और इसके पीछे है सन, क्लियर, सन इज शाइनिंग ब्राइटली, बट ऑन द अदर साइड आप लोग यहाँ पे हो, मान लो श्रीनगर यहाँ पे है, कैन वी फील द लाइट बिफोर द सन सन स्टार्ट्स राइजिंग? क्लियर ना? वो क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइट रेज आ रही है ना, वो जब शार्प एज को हिट करता है, वो बेंड होके थोड़ा सा नीचे आ जाता है। क्लियर है ना? समझ आ रही है बात? दिस फिनोमेना इज नोन एज डिफ्रैक्शन। क्लियर है ना? और ये डिफ्रैक्शन कौन एक्सप्लेन कर रहा है? ओनली वेव थ्योरी। क्लियर ना? पार्टिकल नेचर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता प्रॉपर्ली। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट ओवर द शार्प एड्स। आप लोगों को समझ आई बेंडिंग ऑफ लाइट कौन सा है? ये जब शार्प एड्स को हिट कर रहे हैं ना, लाइट बेंड हो जाती है और वो रेस्ट्रिक्टेड जोन में जाता है, क्योंकि इसको जाना कहाँ था? स्ट्रेट, बट बेंड होके आपको चीजें यहाँ पे भी दिख रही है। लाइट सुबह होता है ना 6 बजे, 5:30 बजे आपको चीजें दिखती है ना, वो क्यों दिखती है? क्योंकि सन रेज, अभी सन राइज नहीं हुआ होता है, बट जब वो हिट कर रहा है ना किनको, शार्प एड्स को, वो सन रेज नीचे आ जाती है, वो बेंड हो जाती है। क्लियर? तो उसका कुछ अमाउंट ऑफ लाइट वो रेस्ट्रिक्टेड जोन में आता है। क्लियर ना? रेस्ट्रिक्टेड जोन मतलब जो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। इज इट क्लियर नाउ? बात समझ आ रही है? समझ आ रही है बात? ठीक है। कभी आप सपोज शाम को सपोज किसी पर्दे के पीछे बैठे हो, लेकिन वहां से बल्ब चल रहा है, बट स्टिल पर्दे के पीछे भी लाइट आती है ना थोड़ी बहुत। वो क्यों आती है? वो जो शार्प एड्स होते हैं, सपोज पर्दा बहुत ज्यादा ये मोटा है, ठीक है, फिर भी शार्प एड्स के थ्रू लाइट एंटर करेगी विद इन दैट रेस्ट्रिक्टेड जोन। क्लियर? दिस फिनोमेना इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अनदर वन इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है? सपोज एक टॉर्च है, दूसरा टॉर्च भी आप हिट करोगे एक जगह पे, तो इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी या कम होगी? वो बढ़ जाती है। क्लियर है ना? रेज कैन बी इंटरफेयर्ड। वो डिपेंड करेगा इंटरफेरेंस कैसा होगा। सपोज दो वेव्स आप इंटरफेयर करवा रहे हो। अच्छा, एक और चीज, हम जब बात करते हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है? लाइक इट कैन बी हर्ड मे बी इन द सेकेंड रूम, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है ना? उसके बर्क्स हम क्या करते हैं, हम इसी साउंड को क्या करते हैं, किसी और वेव के साथ एड अप करते हैं, उसको हम बोलते हैं दो वेव्स का इंटरफेरेंस। क्लियर? हम इंटरफेरेंस कैसे करवाते हैं? ताकि इसका जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, जनरली उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है ना, उसका लाइक मैंने कल बोला था 92.7 मेगाहर्ट्ज। क्लियर? उसकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। क्लियर? उसकी अगर एनर्जी बढ़ रही है तो वो लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। वहां पे हम क्या करते हैं, हम अपनी आवाज को मॉड्यूलेट करते हैं, ऐड करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, किसके साथ? एयर के वेव्स के साथ। क्लियर ना? आर वी क्लियर नाउ? तो इंटरफेरेंस क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ टू वेव्स। जैसे दो डोल एक साथ बज रहे हैं, तो आवाज बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। सेम लाइट का भी होता है, अगर दो लाइट रेज आप एक साथ ये स्टार्ट करोगे ना, वो दो लाइट रेज क्या हो जाती है? इंटरफेयर हो जाती है, उसकी वजह से फिर लाइट ब्राइट बन जाती है, इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाती है। दैट्स व्हाट वी कॉल इंटरफेरेंस। अब ऐसा भी होगा, कोई बात कर रहा है, मैं भी बात कर रहा हूं, सुनाई नहीं देगा कुछ भी आगे। क्लियर है ना? तब जाके क्या होता है? इंटरफेरेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। लाइक दो बंदे एक साथ अगर बात करेंगे तो आवाज का इंटेंसिटी बढ़ जाता है, लेकिन अगर दो बंदे कुछ एक बात कर रहे हैं, दूसरा दूसरा बात कर रहा है, क्या आपको कोई चीज सुनाई देगी? नहीं। उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
क्लियर है ना? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो ये जो दो फिनोमिनास है वेव्स का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, ये कौन एक्सप्लेन करता है? वेव नेचर, ठीक है ना? वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन करता है। डिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट ओवर द शार्प एज। इंटरफेरेंस क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ टू वेव्स। आर वी क्लियर नाउ? ठीक है, बट यहाँ पे हमें कौन से दो इफेक्ट्स पढ़ने? ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यू प्लीज राइट, कंटिन्यू राइटिंग। यहाँ तक समझ आया? इज दिस क्लियर? मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, वेव थ्योरी से ये चीजें एक्सप्लेन हो रही है और पार्टिकल थ्योरी से ये दो चीजें एक्सप्लेन हो रही है। ये दो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाए प्रॉपरली। प्लीज कंटिन्यू। कहां तक लिखा? इंटरफेरेंस। बट इट फेल्ड, बट इट फेल्ड टू एक्सप्लेन, but it failed to explain the phenomena such as, but it failed to explain the phenomena such as black body radiation. It failed to explain the phenomena ये एक्सप्लेन कर पाया ना ये? such as black body radiation and photoelectric effect. Photoelectric effect, ये वेव नेचर में क्योंकि ये पार्टिकल नेचर में आते हैं ये दो इफेक्ट्स, ठीक है? हम तो पार्टिकल नेचर पढ़ते हैं। देखो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि वेव थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए ये दो फिनोमिनास थे, ठीक है? बट वेव थ्योरी फेल हो गया इन दो को एक्सप्लेन करने के लिए। एंड दीज टू इफेक्ट्स किन्होंने एक्सप्लेन किया? फुल स्टॉप के बाद देखो, दीज टू इफेक्ट्स वर एक्सप्लेन्ड बाय द, फुल स्टॉप के बाद लिखो, दीज टू इफेक्ट्स वर एक्सप्लेन्ड बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। These two effects were explained by the, these two effects were explained by the particle nature of electromagnetic radiation. समझ आया क्या लिखा? क्योंकि वेव थ्योरी किस पे बिलीव करता है? कंटिन्यूस एमिशन ऑफ एनर्जी या कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। लेकिन ये जो दो इफेक्ट्स है ना, ये कंटिन्यूस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस इफेक्ट्स है। क्लियर? ये आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज अ बिट डिफिकल्ट एंड डिफरेंट, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कंफर्म एक्सप्लेन होगा। अभी 8:02 है, 8:10 पे जाओ, पहुंचोगे फिर या फिर लेट होता है फिर? पहुंचोगे? ठीक है, फाइन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, चलो मैं समझा देता हूँ, उसके बाद में देखेंगे लिखेंगे या नहीं। हेडिंग डाल दो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ब्लैक बॉडी क्या होता है? एनीवन? एनीवन? ब्लैक बॉडी, हैव अ लुक हियर। ब्लैक बॉडी क्या होता है? ब्लैक बॉडी उस बॉडी को हम बोलते हैं विच कैन एमिट और विच कैन एब्जॉर्ब ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्लियर है ना? अगर हमारे पास ब्लैक रूम होगा ना, मतलब वो एंटायर ब्लैक पेंट आता है, अगर आप रूम को वो करोगे ना, आपको कोई भी चीज अंदर से नहीं दिखेगी। क्लियर है ना? तो ब्लैक बॉडी उस बॉडी को बोला जाता है जो हर एक तरह की रेडिएशन को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, या हर एक तरह की रेडिएशन को क्या करेगा? एमिट करेगा। क्लियर है ना? रिलीज भी कर सकता है वो हर एक तरह की रेडिएशन को, और एब्जॉर्ब भी कर सकता है। ब्लैक होल सुने हैं? ब्लैक होल्स को ब्लैक होल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो हर एक चीज, हर एक लाइट को क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ब्लैक बॉडी क्या होगी? ऐसी बॉडी जो हर एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा या हर एक रेडिएशन को क्या करेगा? एमिट करेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल ब्लैक बॉडी, एंड द रेडिएशंस एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय दिस ब्लैक बॉडी इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्लियर है ना? और ऐसा माना जाता है, जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था ना, क्लासिकल कॉन्सेप्ट में वो बोलते हैं कि ब्लैक बॉडीज हमारे पास कुछ ही है। लेकिन आज जो प्रेजेंट वे में आप बोलोगे, जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं ना, सॉलिड्स आर कंसिडर्ड एज ब्लैक बॉडीज। जैसे मेटल रॉड, ठीक है ना? मेटल रॉड भी कंसिडर्ड एज ए ब्लैक बॉडी। क्लियर? वो एब्जॉर्ब तो नहीं करेगा, बट वो एमिट कर सकता है हर एक तरह की रेडिएशन को। आर वी क्लियर? हाउ? मैक्स प्लैंक ने ये प्रूव किया। एक आयरन रॉड लिया, मैक्स प्लैंक, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है ना, दिस वन, ठीक है? मैक्स प्लैंक ने क्या किया, उन्होंने एक आयरन रॉड लिया और इसको एक साइड से हीट किया। क्लियर ना? इसको एनर्जी दी। सबसे पहले इसका कलर क्या होगा? डल रेड। उसके बाद ये कन्वर्ट होगा रेड में। उसके बाद फर्दर हीट करोगे, ये कुछ देर तक व्हाइट में कन्वर्ट होता है, देन इवेंचुअली ब्लू। कौन बोल रहा है ब्लैक? इट्स ब्लू। आर वी क्लियर? फाइन। अगर आप देखोगे ना, विबक्योर,
बीच में ऑरेंज रेड भी होता है, ये वी डिडंट डिस्कस दैट, ऑरेंज रेड, ठीक है, यहाँ पे रेड के बाद ऑरेंज रेड, क्लियर है ना। जब आप इसको हीट करोगे सबसे पहले ये डल रेड आ जाता है, उसके बाद फर्दर हीट करने पे देखा गया कि आयरन रॉड क्या हो रहा है, वो रेड बन रहा है, देन ऑरेंज रेड, देन व्हाइट फॉर सम टाइम, उसके बाद इवेंचुअली स्टॉप कहाँ पे करता है, ब्लू पे करता है, बीच में ये सारे कलर्स प्रोड्यूस करता है, क्लियर ना। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि ये जो सॉलिड आयरन ब्लॉक है, इट कैन इमिट ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, आर वी क्लियर, विजिबल रेंज में जितने भी रेडिएशन ये इनको इमिट कर सकता है, ठीक। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि ये कंटिन्यूस रेडिएशन है, अगर ये कंटिन्यूस होते, आप देखो इनके बीच में हर एक रेडिएशन के बीच में एक गैप आता है, क्लियर ना, वेवलेंथ का गैप आता है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लेन करता है ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये क्या एक्सप्लेन करेगा, इसका डिसकंटिन्यूस फॉर्म, ठीक है। और वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म हमेशा कौन एक्सप्लेन करता है रेडिएशंस का, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, आर वी क्लियर। तो इसमें पार्टिकल्स का क्या होता है, दे एब्जॉर्ब एनर्जी, फर्स्ट दे टर्न वन इनटू वन कलर एंड देन फॉलोड बाय नेक्स्ट कलर, नेक्स्ट कलर, कलर, ठीक है ना। कलर चेंज क्यों हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द डिसकंटिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्लियर। अगर ये कंटिन्यूस होता तो इसमें एक ही कलर प्रोड्यूस होता, बट ये डिफरेंट कलर्स क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि इसमें डिसकंटिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्लियर। पहले ये एक तरह का ये कलर प्रोड्यूस कर रहा है, देन फॉलोड बाय द नेक्स्ट कलर्स, आर वी क्लियर, समझ आई बात। तो ये जो मेटल रॉड है यहाँ पे, ये कौन सा फिनोमेना एक्सप्लेन कर रहा है, इसका पार्टिकल नेचर, आर वी क्लियर। फिर उसके बाद अगर आप इसका टेम्परेचर वर्सेस ग्राफ देखोगे, टेम्परेचर, वेवलेंथ और इंटेंसिटी का, सपोज ये इंटेंसिटी वाला ग्राफ है एंड दिस वन इज वेवलेंथ का ग्राफ, क्लियर। ऐसा देखा जाता है, प्लीज हैव अ लुक हियर, जब आप फर्स्टली इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कलर्स का इंटेंसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। विद टाइम आप इंक्रीज कर रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे थ्रेशोल्ड होता है इसका, उसके बाद आप कितना भी इसका वेवलेंथ बढ़ा दो, यहाँ पे इंटेंसिटी उसका डिक्रीज हो जाता है, क्लियर है ना। आप कितना भी उसका ये क्या बोलते हैं इसको वेवलेंथ बढ़ाते हो, उस वेव का उसका इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। सपोज ये टेम्परेचर T1 है, अगर मैं अब टेम्परेचर T2 इंक्रीज कर दूं इसका, तब जाके मैं ग्राफ करूं प्लॉट किसके इसके बीच में, वेवलेंथ और इंटेंसिटी। अगर मैं टेम्परेचर अब बढ़ाता हूं, क्लियर है, मैंने दूसरा टेम्परेचर रखा लेकिन कांस्टेंट रखा, तो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाता है, ये T2 है, यहाँ पे क्या है, T2 इज ग्रेटर देन T1, सेम फिनोमेना ये फॉलो कर रहे हैं। पहले आप वेवलेंथ इसका बढ़ जाता है, साथ में इंटेंसिटी भी बढ़ता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, और उसके बाद क्या होगा, आप कितना भी वेवलेंथ बढ़ाओ, यहाँ पे उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है, क्लियर है। आप चेक करो यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे जाने के टाइम पे वेवलेंथ बढ़ रहा है लेकिन इंटेंसिटी उसका कम हो रहा है, आर वी क्लियर। दिस इज फॉलोड बाय ऑलमोस्ट ऑल द ब्लैक बॉडीज, आर वी क्लियर टिल नाउ। ये चीज आपको कहाँ पे याद रखनी है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, डन विद दिस, ठीक है। और ये जो एनर्जी का एमिशन हो रहा है यहाँ पे, ये कंटिन्यूस नहीं है, क्लियर। फिर प्लैंक ने बोला ये जो एमिशन ऑफ एनर्जी है यहाँ पे, ये डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होता है, और उन डिसकंटिन्यूस फॉर्म में क्या बोला इसने कि किस में ये रिलीज होता है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एंड दिस एनर्जी पैकेट्स आर नोन एज क्वांटास, एंड क्वांटास कंटेन फोटॉन्स, लीव दैट फॉर नाउ, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये जो एनर्जी एमिट होता है यहाँ पे, ये डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एंड these पैकेट्स आर नोन एज कॉन्टास, आर वी क्लियर। एंड these कॉन्टास आर नथिंग बट एनर्जी पैकेट्स, क्लियर है ना। इनमें क्या होगा, इन कॉन्टास में एनर्जी पैकेट्स, एंड ये जो कॉन्टास होते हैं ये किस ये थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, पार्टिकल या वेव को, कॉन्टास किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, पार्टिकल नेचर को, आर वी क्लियर। ये किसने बोला ये चीजें, दीज आर एक्सप्लेन बाय द मैक्स प्लैंक, आर वी क्लियर है ना, यहां तक क्लियर, आपको लेट हुआ 8:11 नहीं मिली, आर वी क्लियर टिल नाउ, यहां तक समझ आया, आर यू श्योर, मैं फिर से रिवाइज करूं ये, डू यू नीड मोर रिविजन ऑन दिस, फाइन, प्लीज हैव अ लुक हियर अगेन। ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो क्या करता है, हर एक तरह की एनर्जी को एमिट करता है और हर एक तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, क्लियर। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती है, वो वाली रेडिएशंस जो ब्लैक बॉडी एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, क्लियर। स्टार्टिंग में क्या माना जाता था कि ये जो ब्लैक बॉडीज होती है दे एमिट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन बाद में जब मैक्स प्लैंक ने ये प्रूव किया, क्लासिकल कॉन्सेप्ट वो था, मैक्स प्लैंक ने क्या प्रूव किया कि हर एक सॉलिड जो होगा अगर आप उसको कंटिन्यूसली हीट करोगे, वो जो एनर्जीज एमिट करेगा, ठीक है ना, उनकी वेवलेंथ्स अगर आप देखोगे दोज आर डिसकंटिन्यूस, क्लियर। फिर उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया किस किस के बीच में, वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच में। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग ग्राफ देखा, थोड़ा सा गलत हुआ है ग्राफ, आई बेट, ये T1 है, ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है, ये T2 है, लेकिन यहाँ पे ये इंटेंसिटी है, ये वेवलेंथ है।
जब आप वेवलेंथ बढ़ाते हो उसकी इंटेंसिटी भी किसी पॉइंट तक बढ़ जाती है, क्लियर। उसके बाद वेवलेंथ और इंक्रीज करते हो, उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे वेवलेंथ इंक्रीज करने से उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, क्लियर। नेक्स्ट, अगर आप टेम्परेचर ही बढ़ाओगे, आप चेंज करोगे, उससे क्या होता है, ये जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है ना, ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, क्लियर ना। तो स्मॉलर वेवलेंथ्स पे वो थ्रेशोल्ड इसका क्रॉस हो जाता है, क्लियर है ना। ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है ना, ये लैम्डा ज्यादा होगा यहाँ पे एज कम्पेयर टू दिस, ये लैम्डा कम होगा, क्लियर। कम ही वेवलेंथ में वो थ्रेशोल्ड ये क्रॉस कर रहा है, डन। इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली इंटेंसिटी उस पॉइंट पे ज्यादा होगा, क्लियर ना, मतलब कम वेवलेंथ पे ही उसका इंटेंसिटी ज्यादा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फर्दर थ्योरी, ये फर्दर एक्सप्लेनेशन के बाद मैक्स प्लैंक ने बोला कि यहाँ पे आप प्रॉपर्ली चेक करो, ये जो एनर्जी का एमिशन हो रहा है ये किस फॉर्म में हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में। और वो जो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है वो एनर्जी रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ सम पैकेट्स, दीज पैकेट्स वर नोन एज कॉन्टास, ठीक है ना, कॉन्टास, लाइक दिस कॉन्टास। आर वी क्लियर? फाइन। कॉन्टास आर नथिंग बट एनर्जी पैकेट्स, बट इन केस ऑफ लाइट these quantas were named as photons, ठीक है ना। जैसे सॉलिड मेटल को आप हीट कर रहे हो उसमें फोटोन नहीं आएगा, फोटोन किस केस में आएगा, लाइट के केस में। तो ब्लैक बॉडीज दे emit energy in discontinuous form in the form of energy packets, these energy packets were named as quantas, and in case of light these quantas were named as photons, क्लियर। फिर उसके बाद प्लैंक ने ये सब जब देखा, उन्होंने एक ये थ्योरी बताई, कौन सी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी उन्होंने बताया उसके बाद, क्लियर। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आर कनेक्टेड। आर वी क्लियर टिल नाउ? यहाँ तक समझ आया सबको? आर यू कनेक्टेड विद दिस स्टोरी? तो उसको कैसे पता चले पैकेट्स में होता है, हाँ, अगर ये डिसकंटिन्यूअस ना, पहले उनको वेव लेंथ से ही पता चला ना कि सबकी वेव लेंथ डिफरेंट आ रही है, सबकी वेव्स की। तो उससे कैसे प्रूव हुआ कि पैकेट्स है? अगर एक ही वेवलेंथ होता ना, एक ही कलर होता, तो एक ही वेवलेंथ है तो एनर्जी कंटिन्यूस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, कंटिन्यूसली रेड से लेकर रेड तक ही रह रहा है। अब यहाँ पे वेवलेंथ्स डिफरेंशिएट हो रहे हैं, हर एक वेवलेंथ का एनर्जी डिफरेंट होता है, हर एक वेव का एनर्जी डिफरेंट होता है ना, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो वेव्स रिलीज हो रहे हैं इनकी एनर्जी डिफरेंट है, यहाँ पे जो वेव्स रिलीज हो रही है इनकी एनर्जी डिफरेंट है, तो ये पैकेट्स में रिलीज हो रहा है, क्लियर। दीज एनर्जी पैकेट्स वर नेम्ड एज क्वांटास, क्लियर, एंड इन केस ऑफ लाइट दे वर नेम्ड एज फोटॉन्स। फिर प्लैंक ने जब क्वांटम थ्योरी अपनी दी ना, उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई। एक तो ये बात उसने बताई कि एनर्जी इज रिलीज इन द डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। सेकंड उसने ये बताया कि ये जो एनर्जी होता है ना, किसका, ऑफ द वेव, ये एनर्जी ऑफ द क्वांटा, क्लियर। जो वो एनर्जी पैकेट्स रिलीज हो रहे हैं उनकी एनर्जी जो होगी दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। आर वी क्लियर? फिर से मैं बता रहा हूं, प्लैंक ने क्या बोला कि ये जो लाइट एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है उसकी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। मतलब अगर एनर्जी ज्यादा है दैट मीन्स उस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, अगर सपोज उसकी एनर्जी कम है दैट मीन्स डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी कम होगा, फाइन। उसके बाद उन्होंने अपना एक नया फेमस कांस्टेंट दिया प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, एच न्यू, क्लियर ना। एच को हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। कितना वैल्यू होता है इसका, 6.6 इंटू 10 रेज़ पावर -34 जूल सेकेंड। आर वी क्लियर? ये वैल्यू होता है किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट का। आर वी क्लियर टिल नाउ? ठीक है। दिस एनर्जी इज फॉर ओनली वन फोटोन, ओनली वन फोटोन। बट इफ यू हैव, अगर किसी बॉडी ने 10 फोटॉन्स एब्जॉर्ब किए हैं तो आप क्या करोगे, E इज इक्वल 10 एच न्यू, क्लियर। अगर किसी बॉडी ने 10 फोटॉन्स एब्जॉर्ब किए तो टोटल एनर्जी उसके पास कितनी आई, 10 एच न्यू। अब अगर किसी बॉडी ने n फोटॉन्स एब्जॉर्ब किए तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, एन एच न्यू। अगर आप यहां से प्रॉपरली देखोगे, E इज इक्वल एन एच, क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं एच सी अपॉन लैम्डा, लिख सकता हूं या नहीं, प्लीज बेयर विद मी। तो क्या नजर करा, एच सी अपॉन लैम्डा कहां से आया, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है, सी इज इक्वल न्यू लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगा, सी बाय लैम्डा, तो वही, हाँ हाँ, एच बाई टी क्यों, अच्छा वो फ्रीक्वेंसी को टाइम में लिखोगे, क्लियर है ना, एक ही बात है, डजंट मैटर नाउ। प्लैंक ने क्या बोला, वो जो रेडिएशंस एमिट हो रही है उनकी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, उनकी फ्रीक्वेंसी पे, और फ्रीक्वेंसी को आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो प्लैंक ने अपना कांस्टेंट दिया इज इक्वल एच न्यू, फाइन। फिर इसको आप फर्दर किस में लिख सकते हो, वेव लेंथ में, कैसे, एच सी अपॉन लैम्डा, क्लियर। ये एनर्जी है एक सिंगल फोटोन की, क्लियर। अब अगर उसने मल्टीपल फोटॉन्स एब्जॉर्ब किए होंगे, सपोज एन फोटॉन्स,
एन फोटॉन्स के लिए फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल एन एच न्यू। तो एन एच न्यू आप फर्दर फिर उसको आगे बढ़ा सकते हो। आर वी क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ ये समझ आया? दिस होल स्टोरी इज कनेक्टेड। आर वी क्लियर नाउ? वन क्वेश्चन प्लीज। बस ये टॉपिक इतना ही है, क्वेश्चन नहीं करो। क्वेश्चन नहीं करो। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ हाँ इसमें ड्रॉबैक्स। फॉर नाउ नो ड्रॉबैक्स। For now, हमारा लास्ट के अभी के टाइम पीरियड अभी के टाइम पीरियड के लिए देयर आर नो मेजर ड्रॉबैक्स। थोड़े बहुत हैं। वो छोड़ो, लिखो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स whose frequency is 1 mole of photon. हाँ जी, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स whose frequency is 5 into 10 raised power 14 hertz, whose frequency is 5 into 10 raised power 14 hertz, 5 into 10 raised power 14 hertz। मैं ये इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा, इतनी थ्योरी हम यहाँ पे लिख नहीं सकते। हाँ ऑब्वियसली। डू इट क्विक, इट्स वेरी इजी। फॉर्मूलाज आप लोगों के पास है। हैव अ लुक हियर। कितनी है फ्रीक्वेंसी? 5 into 10 raised power 14 हर्ट्ज। और ये बोल रहे हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। तो एन कितना है? 6.022 into 10 raised power 23 फोटॉन्स है वहां पे। क्लियर है ना? तो एनर्जी कितना होगा, इज कॉल्ड एन एच न्यू। क्लियर? एन कितना है? 6.022 into 10 raised power 23। एच कितना है? 6.6 into 10 raised power minus 34 जूल सेकेंड्स, मल्टीप्लाइड में फ्रीक्वेंसी कितना है? 5 into 10 raised power 14। देखा? इसमें ये चीज आपका मिसिंग था एंड आई न्यू इट कि आपका आंसर गलत है, आपने पता नहीं क्या लिखा है। तो डेफिनेटली ये आएगा 1.9 into 10 raised power कितना आ रहा था? 5 जूल्स। ठीक है, किलो जूल्स में कन्वर्ट करना चाहते हो यू कैन डू दैट। 1.9 into 10 raised power 2 किलो जूल्स। क्लियर? समझ आया ये? आर यू श्योर? इज दिस क्लियर नाउ? I'll share more questions today only. Please solve these questions. मैं पुराने टॉपिक के भी भेजूंगा, wavelength and all. Please solve these questions. Done with this? कोई और कुछ पूछना है? किसी को डाउट है?